हेलो बच्चों, बहुत बहुत बधाई हो आपको। पेपर देख के मजा आ गया है ना। और सबसे पहले आपको अपने YouTube चैनल पर इस पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आओ शुरू करते हैं पेपर का सॉल्यूशन। सबसे पहले एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। मैंने यहां पे PDF चलाना है, तो आप इसको थोड़ा देखना। पहला प्रश्न आपका जो एग्रीकल्चर का आया है, डीप लिटरी सिस्टम किसकी एक विधि है। देखो, क्लास में आपको बताया था कि जो डीप लिटर होता है वो क्या होता है, एक बिछावन का विधि होती है। किसकी? बिछावन की, जो पशुओं के नीचे बिछाई जाती है। तो इसमें आंसर में देखो कि दूध निकालने की नहीं, मुर्गी पालन आवास की, मछली पालन की, सिंचाई की। तो देखो सिंचाई की भी नहीं है, मछली पालन की भी नहीं है, पशु से संबंधित मुर्गी पालन ही एक ऑप्शन सही दिख रहा है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, मुर्गी पालन आवास की एक विधि होती है। ठीक है ना, बहुत इजी प्रश्न है। देन नेक्स्ट प्रश्न है कि लंगड़िया बुखार, ब्लैक क्वार्टर, इसको जहराबाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहराबाद। ठीक है ना, जहराबाद। रोग आमतौर पर जानवर के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सीधा सीधा दे रखा है। ठीक है ना, अब थोड़ा सा इसमें घुमाया है। कैसे घुमाया है बच्चा, देखना। जब आपको पढ़ाया था तब क्या बताया था कि ये जो जहराबाद रोग है वो पुट्ठा को इफेक्ट करता है, उसके बाद में गर्दन को करता है और पीछे करता है, ये ना। लेकिन ऐसा कोई इसमें नहीं दिख रहा है। ना तो मुंह अच्छा है, ना सींग को करेगा, ना कान को करेगा। लेकिन पैरों को जब ये करेगा तो उसके साथ में थन प्रभावित होंगे। तो यहां पर इसका जो सही जवाब होगा हमारा, वो थन होगा। ठीक है ना, उधर होगा। देन नेक्स्ट प्रश्न, मुर्रा भैंस की नस्ल को आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है? बहुत बढ़िया। पहला है लंबे सीधे सींग, ना ना। माथे पर सफेद धब्बे, ना भैया। तीसरा कसकर मुड़े हुए सींग और बहुत लंबी पूंछ। तो देखो इसमें से ये तीनों ऑप्शन तो देखते ही आप क्रॉस लगा दियोगे, मुझे पूरा विश्वास है। और इसकी जो खास बात थी, मैंने आपको बताया था कि जलेबी जैसे सींग, है ना, जलेबी आकार के सींग होते हैं, याद करो, है ना। तो इसमें देखो जलेबी तो दिया नहीं, लेकिन क्या दे दिया, कसकर मुड़े हुए सींग। थोड़ा सा ही घुमाया है, समझ गए होगे आप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कसकर मुड़े हुए सींग होगा। देन नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, गाय की कौन सी विदेशी नस्ल उच्च वसा प्रतिशत के लिए जानी जाती है? अब देखो इसमें देसी और विदेशी दो बात है। तो देसी की मैं बात करूं तो अपनी कौन सी आ जाएगी? सुरती है, बदावरी आ जाएगी। ठीक है ना। और विदेशी के अंदर मैं बात करूं, सॉरी ये गाय की पूछा है बेटा ना, तो गाय के अंदर देखो इसमें कौन सी है? जर्सी है, गिर है, हरियाणा और नागौरी। तो इसका जो, ये तो सारी की सारी देसी है, गिर अपनी है, नागौरी भी अपनी है, हरियाणा भी अपनी है। जर्सी जो है ना वो विदेशी नस्ल है। तो यही इसमें क्या है, वैसे ही पता चल रहा है कि विदेशी जो इसमें नस्ल है मात्र जर्सी है। ठीक है ना, तो ये क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट प्रश्न, मुर्गियों की कौन सी नस्ल उच्च अंडा उत्पादन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? देखो ये हमेशा आपको मैं बताता रहता था कि जो हाईएस्ट एग प्रोडक्शन है वो कौन सी मुर्गी का आता है। तो इसमें देखो फर्स्ट ही आप ऑप्शन है व्हाइट लेग हॉर्न। ठीक है ना, कौन सा है? व्हाइट लेग हॉर्न। ओके। देन 6% है, पोटेशियम पर मैग्नेट का आमतौर पर किस रूप में प्रयोग किया जाएगा? तो आपको पता है जो पोटेशियम परमैंगनेट होते हैं, जिसे लाल दवा भी हम कहते हैं। अब यहां पे लाल दवा नहीं दिया है, थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो लाल दवा जो है उसका किसके लिए प्रयोग करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पूरक आहार, देन वृद्धि हार्मोन, देन घावों को धोने के लिए एंटीसेप्टिक, और चौथा है नींद की दवा। तो देखो ये भी नहीं है हार्मोन की तरह, तो क्या ही कार्य करेगी? गावों को धोने के लिए, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि घावों को धोने के लिए ये एक प्रकार की एंटीसेप्टिक दवा होती है। देन नेक्स्ट प्रश्न, साइलेज बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो बेटा जो साइलेज आपको पता है
कि हरे चारे को क्या करा जाता है, सड़ाकर बनाया जाता है। हरे चारे को लंबे समय तक प्रयोग करने के लिए बनाया गया चारा साइलेज कहलाता है। तो इसको कैसे बनाते हैं, धूप में सुखाकर, नहीं तो नियंत्रित किण्वन या फिर फर्मेंटेशन, जमाना या उबालना। तो देखो, ना तो उबाल सकते हैं ना इसको हम जमा सकते हैं, इसका हम करेंगे फर्मेंटेशन। क्या करेंगे बच्चा, फर्मेंटेशन। इसके इंग्लिश शब्द को आप जब पढ़ोगे तो ही आपका सही जवाब जाएगा, अदरवाइज ये प्रश्न गलत गया होगा। जो भी इसको हिंदी में पढ़ा है वो हो सकता है कंफ्यूज, लेकिन अंग्रेजी में जो पढ़ा है उसका ये जवाब सही गया है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्मेंटेशन होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट में बात करूं कि पशु के यौन रूप से ग्रहणशील होने की अवधि को क्या कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पशु के यौन रूप से, जब पशु यौन मतलब कि ज्ञाबिन होना चाहता है तो उसके पहले की प्रोसेस क्या होगी, हीट में आएगा। बिल्कुल, क्या आएगा, हीट में आएगा। तो वो कौन सी है, तो हीट है भैया। तो अंग्रेजी वाला देखो इधर, हीट, ये रहा एस्ट्रस पीरियड, वेरी नाइस। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मध्य चक्र गर्मी या हीट में इसको हम राइट आंसर कह सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो देखो, ये 13 फेब 1970 को किया गया था। ठीक है ना, इसका सही जवाब ये जाएगा। देन नेक्स्ट पर्सन, किस भारतीय भेड़ की नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। ये 1000 बार नहीं, लाख दफा बार आपको क्वेश्चन में बताया जाता था कि जो चोकला जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। ठीक है, और वही पर्सन आपके सामने आपको देखने को मिल गया है। तो इसका जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा चोकला। ठीक है ना, ये लो चोकला। नेक्स्ट, बैंगन किस प्रमुख कीट के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बैंगन की फसल है उसको ज्यादातर कौन सा कीट जो है वो प्रभावित करता है। तो इधर देखिए, सफेद मक्खी नहीं, ये तो मिर्ची टमाटर को करती है। चेपा भी नहीं करता है, थ्रिप्स नहीं करता है। सबसे ज्यादा फल एवं शीर्ष छेदक, इट मींस फ्रूट एंड शूट बोरर, ये सबसे ज्यादा उसको प्रभावित करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट, ग्लेडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। 1000 बार बताया था, किसके द्वारा, सल्क कंद या घन कंद या कलम। अंग्रेजी में पढ़ोगे तो सही जवाब जाएगा, हिंदी में कंफ्यूज हो सकते हो। तो इधर आओ, क्या बताया था, कॉर्म। क्या था बच्चा, कॉर्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉर्म। देन नेक्स्ट चलते हैं, टमाटर केचप को किसके द्वारा संरक्षित किया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान देना था कि जो टमाटर है वो रंगीन है या रंगहीन फल है, इन दोनों में से कौन सा है, रंगीन है। तो रंगीन के लिए आपको बताया गया था कि जो सोडियम बेंजोएट होता है, क्या होता है बच्चा, सोडियम बेंजोएट, ये क्या करता है, परिरक्षित का कार्य करता है। क्यों, क्योंकि रंगीन फलों के अंदर रंग को नहीं उड़ा सकता ये। अगर पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे तो वो रंग को उड़ा देता है, लेकिन सोडियम बेंजोएट एक ऐसा परिरक्षक पदार्थ है जो कि रंगीन फलों के अंदर, कलरफुल फलों में ही प्रयोग में लेते हैं। तो यहां इसका सही जवाब क्या होगा, सोडियम बेंजोएट। क्या होगा बच्चा, सोडियम बेंजोएट। देन नेक्स्ट है, तेज हवाओं से बागों की सुरक्षा के लिए वायुरोधी वृक्षों का रोपण बाग के किस दिशा में किया जाता है। बहुत बढ़िया है, चलता फिरता प्रश्न आया है। देखो, इसका हमेशा करते हैं अपन उत्तर पश्चिम के अंदर। किधर करेंगे बच्चा, उत्तर पश्चिम में, क्योंकि उत्तर पश्चिम से ही शीत लहरें आती हैं और उत्तर पश्चिम से ही जो लू चलती हैं गर्मियों में वो चलेंगी। तो दोनों तरफ से हम पौधों को बचाने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर ही इन प्लांट्स को लगाते हैं। ठीक है ना, वायुरोधी वृक्ष में जैसे खेजड़ी ले लिया, और भी प्रकार के जो होते हैं वृक्ष वो ले लेते हैं। देन नेक्स्ट में बात करूं, अर्का हरित किसकी किस्म है। अब इसमें देख लो, टमाटर, लौकी, करेला और बैंगन, सबसे हरा फल कौन सा है, खाने में हरा हरा। ठीक है ना, तो इसका जो सही जवाब जाएगा बच्चा वो जाएगा ट्राटम। क्या जाएगा, ट्राटम, टमाटर। देन नेक्स्ट है, नर्सरी में उठी क्यारियां क्यों बनाई जाती है। वो तो सबको बात पता है कि देखो 3 प्रकार की नर्सरी थी, उठी हुई, दसी हुई और समतल नर्सरी। समतल नर्सरी तो क्या करते थे अपन, बसंत ऋतु में बनाई जाती थी। उठी हुई नर्सरी बरसात के अंदर बनाई जाती थी, और दसी हुई कब, सर्दियों में बनाई जाती थी। ठीक है ना, उठी हुई के कारण क्यों, क्योंकि जब बरसात आती है तो पानी का फ्लो नीचे से चला जाता है और जो प्लांट्स है हमारे
थोड़ी सी 15 सेंटीमीटर हाइट पे रहेगी तो पानी तक पहुंच नहीं पाएगा और हमारी जो नर्सरी है वो खराब नहीं होगी। तो बरसात के समय में हम जल भराव से रोकने के लिए उठी हुई नर्सरी, जिसको अंग्रेज लोग क्या कहते हैं, सनकेन, क्या कहेंगे रे, इसको तो दसी हुई कहेंगे बच्चा ना, और उठी हुई को कहेंगे रेज्ड नर्सरी। क्या कहेंगे, रेज्ड नर्सरी। देन नेक्स्ट है, जेली में जमाव किसके कारण होता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो इसमें एक ही राइट आंसर होगा। जो जेली जो होती है ना वो अमरूद की बनाई जाती है और अमरूद के कच्चे फलों से बनाई जाती है, और इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है बच्चा पेक्टिन, और दूसरा अम्ल होता है। तो अम्ल यहां पे हमें दे नहीं रखा, एक दे रखा है पेक्टिन, तो इसका सही जवाब जाएगा पेक्टिन। ठीक है। देन नेक्स्ट है, पादप वर्धी नियामक, हार्मोन की बात कर रहे हैं पीजीआर, तो किसके लिए मुख्यतः प्रयोग किए जाते हैं। रोग नियंत्रण के लिए नहीं बच्चा, कीट के लिए भी नहीं करते हैं, मिट्टी को तो कोई सुधार का मतलब ही नहीं है। चौथा ऑप्शन है वृद्धि एवं फल नियंत्रण के लिए, और इसका राइट आंसर क्या जाएगा, वृद्धि एवं फल नियंत्रण के लिए। ठीक है। देन नेक्स्ट में बात करूं, गूगल का कौन सा भाग मुख्यतः उपयोग में आता है। ये अपने जो मेडिसिनल प्लांट है, 11वीं के अंदर मेडिसिनल प्लांट है, वहां से थोड़ा प्रश्न है, और पहली बार ही ऐसा प्रश्न देखने को मिल रहा है मेडिसिनल में, वरना सफेद मूसली, रतनजोत, तुलसी, इनमें से प्रश्न पुटअप होता था, लेकिन पहली बार ये गूगल वाला प्रश्न आपको देखने को मिला है। लेकिन कोई नहीं, ये भी आपके पढ़ाया हुआ में से ही आया है, तो इसका जो सही जवाब होगा गोंद वाला। ठीक है ना, गोंदरत। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाब का वानस्पतिक नाम क्या होता है। बिल्कुल ही इजी आ गया, रोजा इंडिका होता है, और रोजे से इसकी फैमिली होती है। देन नेक्स्ट में प्रश्न की बात करूं, मधुमक्खी पालन से क्या प्राप्त होता है। अब बहुत देखो, जब अपन मधुमक्खी पालते हैं तो उससे क्या क्या हमें प्राप्त होगा। सबसे पहले तो आपको पता है शहद तो मिलना ही है, ये तो ऑब्वियसली बात है, शहद तो मिलेगा। देन नेक्स्ट बात, मोम भी उससे प्राप्त होती है, और इससे रॉयल जेली भी उन्हें प्राप्त होती है, और इन तीनों को मिला के बात मैं करूं तो उपरोक्त सभी आपका जो करेक्ट आंसर है माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है। देन नेक्स्ट मैं बात करूं, औपचारिक उद्यान की विशेषता क्या होती है। औपचारिक को अंग्रेज लोग कहते हैं फॉर्मल स्टाइल गार्डन। कौन सा कहते हैं, फॉर्मल स्टाइल गार्डन। देन सेकंड होता था इनफॉर्मल। तो फॉर्मल के अंदर आपको एक बात बताई थी कि इसके अंदर सम्मिति अपनाई जाती है, और इनफॉर्मल में असम्मिति अपनाई जाती है। ठीक है ना, सम्मिति का मतलब दोनों तरफ एक ही समान के पौधे लगाए जाएंगे, और इनफॉर्मेशनल के असम्मिति में दोनों तरफ क्या होते हैं, असमान पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका यहां पर सही जवाब क्या होगा, सम्मिति। क्या होगा, सम्मिति है, सिमेट्रिकल। अंग्रेज लोग वाले देख लेना, इधर सिमेट्रिकल होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं, भिंडी का वानस्पतिक नाम क्या है। बिल्कुल गरीब प्रश्न है ये तो, है ना, अगर गरीब से गरीब बच्चा भी इसको कर देता है, एबलमोस्कस एस्कुलेंटम। ठीक है ना बच्चा। नेक्स्ट प्रश्न है, केला किस कुल से संबंध रखता है। बच्चों सबको पता है केला का क्या नाम है, मूसा पेरेडेसिका। बोटनिकल नेम तो मूसा पेरेडेसिका, और इसकी फैमिली आती है मूसेसी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, मूसेसी होगा। बहुत अच्छा प्रश्न का जो आए है ना, वो बहुत ही शानदार प्रश्न आए, कोई एक दो प्रश्न को छोड़ के। अभी तक तो वो गूगल वाला था, बाकी इतना कोई टफ प्रश्न नहीं आ रहे हैं। अच्छा ध्यान रखना, ये सी सीरीज है बच्चा, है ना, कौन सी सीरीज है ये, आपके पेपर की सी सीरीज है, ये चीज ध्यान रख लेना आप। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्टरनेट बियरिंग, एकांतरण फलन किस फसल में सामान्य है। अरे भाई साहब, ये इतना गरीब प्रश्न में तो भगवान सोच भी नहीं सकता बहुत गरीब प्रश्न है बच्चा है। हमेशा बोलता था रे, हमेशा चलता फिरता भी, है ना, क्या बोलता था कि आम ही एक ऐसा फल है जिसमें एकांतर फलन पाया जाता है। तो देख लो ऑप्शन में आम कहां दिख रहा है आपको, 2 नंबर पे, तो इसका सही जवाब क्या होगा, आम होगा। ठीक है। फिर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये भी अभी रिसेंटली, थोड़ा करंट का टाइप का प्रश्न तो नहीं है, लेकिन डाटा में से आ गया। इसका सही जवाब होने वाला है 2016 में। कब की गई थी बच्चा, मृदा स्वास्थ्य 15 में था, ये वाला 16 में था। पेपर देख के मजा आ गया, और चाय भी अच्छी बनी है बच्चा। ठीक है ना, वाह 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 वाह, धन्यवाद सर। हाँ, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखे, निम्न में से गुणवत्ता के शुद्धतम बीज की श्रेणी, जो टॉपेस्ट सबसे ज्यादा जिसमें
जेनेटिक प्यूरिटी एंड फिजिकल प्यूरिटी 100% दिखे आपको, वो कौन सा वाला है? प्रजनक, इट मींस ब्रीडर सीड। प्रमाणित, इट मींस सर्टिफिकेट सीड। फाउंडेशन, और इसमें ये आ गया। तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट वाला जो है वो है प्रजनक बीज, ठीक है ना। इधर देखो तो मैं ब्रीडर सीड इसका सही जवाब होगा। देन मैं नेक्स्ट प्रश्न में चलूं। निम्नलिखित में से कौन स्वपरागित संयुग्म एकल पौधे की संतान है? तो देखो इसमें क्लोन, मल्टीलाइन, शुद्ध वंश, प्योर लाइन या संकर। इसका सही जवाब होगा प्योर लाइन, क्योंकि ये थोड़ा सा आनुवंशिकी में से प्रश्न आ गया है बच्चा, ठीक है ना। देन नेक्स्ट, कंबाइन हार्वेस्टर निम्न में से कौन से कार्य एक साथ करता है? देखो कंबाइन का क्या काम होता है, मतलब सारा काम वो एक साथ ही सल्टा देता है, इसलिए तो हम कंबाइन को बुलाते हैं। और वो कैसे कैसे काम करेगा? कटाई भी वो कर देगा, उसकी थ्रेसिंग भी वो कर देगा, और उसकी सफाई भी वो कर देता है, ठीक है ना। तो ये तीनों जो काम है वो काम कर देता है कंबाइन। तो इसका सही जवाब होगा कटाई, थ्रेसिंग और सफाई, ऑप्शन नंबर बी। इसका जो सॉल्यूशन का जो पीपीटी है, जो पीडीएफ है, हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा, अभी रिसेंटली कर ही दूंगा थोड़ी देर बाद में। सारा जो पेपर सॉल्यूशन है वहां अपलोड मैं कर दूंगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, इसका बिल्कुल जो आंसर की है वो भी मैं बना के वहां पे डाल दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर प्योरली हम इसका ऑर्गेनिक तरीके से सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है सबसे ज्यादा सूक्ष्म, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? तो देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मतलब कि एनपीके। एनपीके तो क्या है बच्चा? मेजर है भैया, ये तो है ना, ये तो मुख्य पोषक तत्व आ गए। चौथा कौन सा बच्चा? वो माइनरी बच्चा। कितना देखो ऑप्शन में भी कितनी अच्छी चीजें डाल रखा है इसने ना, बिल्कुल दे दिया, बिल्कुल कि लो बच्चों करो आप, है ना, खुली किताब सी दे दिया। तो जिंक इसका सही जवाब होगा। देन नेक्स्ट है, विनिमय सोडियम प्रतिशतता निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत करने के एक प्राकृतिक मापदंड होता है? तो वो बच्चा हमेशा लवणीय जो मृदा होती है, सेलाइन जो सॉइल होती है, उसको मापने का काम करती है। देन नेक्स्ट, मृदा संरचना में सुधार संभव हो सकता है क्या? बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता। जो सॉइल स्ट्रक्चर होती है, देखो सॉइल के अंदर हम जब पढ़े थे तो सॉइल स्ट्रक्चर ही जो है ना, उसको हम बदल सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, लेकिन जो टेक्सचर होता है, कण होता है, कणाकार, उसको कभी भी हम बदले नहीं सकते। तो वो किसकी वजह से बदलेगी? यहाँ पे जो कार्बनिक पदार्थ हैं इनकी वजह से क्या कर देगी? मृदा संरचना हम बदल सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने बच्चा देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी एक हरी खाद की फसल है? इतना गरीब प्रश्न है, देखो कितना गरीब प्रश्न है ना, बहुत गरीब प्रश्न है, मतलब बिल्कुल ही, मतलब कि इतना इजी प्रश्न आ गया है। सारे ऑप्शन देखो, जो है, जो तो भैया अनाज वाली फसल है, इससे हरी खाद थोड़ी तैयार करेंगे। गन्ना ना भाई, नया चावल, ये भी अनाज वाली फसल है, तो अनाज वाली फसलों से हम कभी हरी खाद तैयार नहीं करते हैं, तो फिर किससे करते हैं? दाल वाली फसलों से, जिनकी फैमिली लेग्यूमिनेसी होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लेग्यूमिनेसी है, दलहनी फसल कौन दिख रहा है? ढैंचा। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चा? ढैंचा होगा। नेक्स्ट, राइजोबियम कल्चर का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में विशेष रूप से किस फसल समूह के लिए किया जाता है? देखो राइजोबियम का, ये तो एजेटोबैक्टर का करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, दलहनी फसलों के अंदर ही राइजोबियम कल्चर का क्या करते हैं? प्रयोग हम करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, राइजोबियम कल्चर का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में विशेष रूप से किस फसल समूह के लिए करते हैं? देखो इनमें तो ऑलरेडी क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो इसमें तिलहनी के अंदर भी नहीं करते। तो यहाँ पे बच्चा एक बार अनाज वाली फसलों के अंदर, नहीं यहाँ पे राइट दलहनी होगा बच्चा, दलहनी होगा ना, करेक्ट आंसर दलहनी होगा बच्चा एक बार, ठीक है ना। नेक्स्ट, राइज रिंज का मुख्यतः किस रूप में उपयोगी है? अब देख लो आप, रिंजगे का क्या करते हैं अपन, क्या करोगे रिंजगे का? चारा ही तो डालोगे ना, कौन सा रेशा थोड़ी निकालोगे। अब कौन सा उसमें से तेल निकालोगे? तो सही जवाब कौन सा हो गया? चारा वाली फसलें हो गया। अब आ जाओ, नोबल केन गन्ने की किस प्रजाति को कहा जाता है? नोबल केन गन्ने की किस प्रजाति को कहा जाता है? तो बच्चा देख लो,
सेकेरम बारबरी, सेकेरम साइनेंसिस, सेकेरम ऑफिसिनेरिस, ये तो अपना ओरिजिनल गन्ना हो गया। तो इसी को हम क्या कहेंगे, नोबल केन गन्ना कहेंगे। कौन सा कहेंगे, ओपिसिनेलिस, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, नहीं ओपिसिनेलिस सेकेरम स्पॉटिनेम, ये वाला चौथा सेकेरम स्पॉटिनेम। तो चौथा इसका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट, गेहूं की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, देखो आपको बताया था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होता है सीआरआई, जो कि 21 दिन बाद में आती है। तो 21 दिन बाद में सीआरआई आती है, इट मींस सीआरआई, क्राउन रूट इनिशिएशन, शिखर जड़ जमने की अवस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। देन नेक्स्ट, फेलेरस माइनर किस फसल का नकलची खरपतवार है, बताओ कितना गरीब प्रश्न दे दिया है ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा बच्चा, इसका राइट आंसर होगा गेहूं होगा। देन नेक्स्ट, किस सिंचाई विधि की जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक होती है, मतलब कि ऐसी कौन सी विधि है जिसकी सिंचाई करने के बाद में उसको पौधा ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्व करता है और वाटर लॉस भी कम होता है। तो आपको पता है बूंद बूंद या सिंचाई की विधि की 90 से 95% क्या होती है, सिंचाई जल दक्षता होती है। देन नेक्स्ट है, शुष्क एवं आर्द्र बल्लभ तापमापी मुख्य मापता, ये 11th का प्रश्न है बच्चा। और ये मापता है सापेक्ष आर्द्रता, क्या मापता है बच्चा, सापेक्ष आर्द्रता। इसमें तापमान भी मापने का है, ये तापमान भी मापता है बच्चा, लेकिन सापेक्ष आर्द्रता भी है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, अभी इसको नेक्स्ट में क्लियर कर देंगे। वैसे मेनली तो ये सापेक्ष आर्द्रता ही मापेगा, है ना, ये सापेक्ष आर्द्रता ही मापेगा। लेकिन एक बार इसको देख लेना, ये तापमान, फिलहाल इसको तापमान मानो बच्चा ना, फिलहाल क्या मानो, तापमान मानो। एक बार इसको फाइनल में, अभी इसका रिसर्च तो किया नहीं मैंने, पेपर आते ही डायरेक्ट ले लिया, तो इसमें अभी तो तापमान करो आप, सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपन इसमें देखते हैं। अभी जो आंसर की आएगी उसमें मैं इसको सही करके डालता हूं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एग्रीकल्चर का पेपर, ठीक है ना। बायोलॉजी का भी मैडम आएगी, वो बायोलॉजी का पेपर को सोल्व करवाएगी। तो तैयार हो क्या, आ जाओ, ठीक है। अब करवाएगी मैम बायोलॉजी का प्रश्न, लो में कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, बायोलॉजी वाली मैडम अब हमारा बायोलॉजी का पेपर है वो सोल्व करवाएगी, तो बने रहिए जल्दी से जल्दी। सबसे पहले इसी चैनल पर आपको ये पेपर सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। देन उसके बाद में हम हमारे केमिस्ट्री वाला पेपर जो है ना उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अभी फिलहाल हमें बायोलॉजी का पेपर सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक है बच्चा, वेरी गुड। तो मैडम को लो देते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम देखो, चलो आज आपका पेपर जेट का कंप्लीट हुआ। आपकी तैयारी कैसी थी, क्या थी, वो हो गया आपका पेपर। आई विश आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, बी पॉजिटिव। तो आज हम देखते हैं बायोलॉजी के सॉल्यूशन। तो अपना पहला क्वेश्चन है, देखो, अंडोत्सर्ग की शुरुआत के दौरान हार्मोन स्थिति में संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ ओवुलेशन। तो इस समय कौन सा, मतलब यहाँ पे पूछा किसका, हॉर्मोन्स का पूछा। हॉर्मोन्स का स्राव कब बढ़ता है, कब कम होता है। तो यहाँ पर देखो, प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ता है लेकिन एस्ट्रोजन का नहीं। कब, क्योंकि ये तो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, तो ऐसा नहीं होगा, तो इसका तो नहीं होगा, हमेशा इसके अपोजिट। तो एस्ट्रोजन का स्तर तो बढ़ेगा लेकिन प्रोजेस्टेरोन का स्तर क्या होगा, नहीं बढ़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखो, शुक्राणु का एक्रोसोम निम्न में से निर्मित होता है। शुक्राणु का एक्रोसोम जो ओवुलेशन, वो जो एग की जो बाह्य लेयर उसको जाकर तोड़ता है, तो वो हमेशा किससे बना होता है भाई, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी जो होता है उससे निर्मित होता है। तो इसमें ऑप्शन है देखो, प्रक्षण गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्र, राइबोसोम, तो ये तो नहीं होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। देखो, मानव रक्त को हम लोग पीएच लेते हैं 6.5 से 7.5 तक लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 7 तक उदासीन होता है, 7 से कम क्या होता है, अम्लीय होता है, और 7 से ज्यादा क्या होता है, क्षारीय। तो इसको बोला जाएगा हल्का क्षारीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस्तर जंतुओं में गैसीय विनिमय केवल निम्नलिखित अंगों का होता है। मतलब
उत्तर जंतु में गैसीय विनिमय केवल निम्नलिखित अंगों में होता है। उत्तर जंतु कौन से होते हैं? देखो, हायर एनिमल्स गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस ओनली इन, की जो अपन लोग है जैसे हायर एनिमल्स आते हैं ना, हायर एनिमल्स में कौन ऐसा है जो श्वसन के लिए काम है? तो अपने जो लंग्स प्रेजेंट होते हैं अपनी बॉडी में, लंग्स प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड, तो उनमें क्या होती है? बैलून जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो क्या काम करती हैं? एयर को एक्सचेंज करने का कार्य करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, एलोविलर सेक्स या एलोविली, जो अपने जो लंग्स होते हैं उनमें क्या पाई जाती है? छोटी छोटी गुब्बारे जैसी संरचनाएं प्रेजेंट होती है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। पानी में घुलनशील विटामिन है। देखो, पानी में विटामिन हम लोग सारे पढ़ते हैं, अपना न्यूट्रिशन में आती है। तो विटामिन भी क्या है? ए बी सी डी ई एफ, मतलब ई फिर के डी चलती है। तो इनमें से क्या है भाई? देखो, बी और जो सी है ना विटामिन, वो हमेशा वाटर सोल्यूबल होती है। इसके अलावा जो भी विटामिन होती है सारी, वो क्या होती है बेटा? फैट सोल्यूबल होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देखो, विटामिन एक तो दिया है बी, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, तो ये तो सारे क्या होती है बेटा? फैट सोल्यूबल होती हैं। और ये जो विटामिन बी है ये हमेशा क्या होगी? वाटर सोल्यूबल। और हमें पूछा भी कौन सा है? वाटर सोल्यूबल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो प्राकृतिक पादप आधारित कार्बनिक कीटनाशक है? अब कार्बनिक कीटनाशक मतलब पादप आधारित। अब इनको ऐसा कि जो पादपों को नष्ट करता हो, जिनकी जड़ों में जाकर उनको क्या करता है? नष्ट करता है, उनसे बचाने के लिए। तो यहाँ पर एपिटोमाइस भी नहीं होगा, साइनोसेट भी नहीं होगा, मिलेनियम भी होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाइरेथ्रम। अगला क्वेश्चन है, डिम्को की कौन सी जाति मुख्य रूप से फसलों और लकड़ी की संरचनाओं को आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होती है? क्षति मतलब, अरे दीमक लगती है लकड़ी वगैरह की, तो कौन से उनमें से? क्योंकि सैनिक होते हैं, रानी होती है, ठीक है, वहां पर क्या होते हैं? श्रमिक, श्रमिक होते हैं जो काम करते हैं। सैनिक है वो नहीं करते, ठीक है। श्रमिक और सैनिक, क्योंकि इसमें श्रमिक तो ठीक है लेकिन सैनिक आ गया, क्योंकि सैनिक क्षति नहीं पहुंचाता। ओनली जो केवल श्रमिक होते हैं ना, वो क्या काम करते हैं? वो भोजन ढूंढने जाते हैं, काम करते हैं अपना। तो उस टाइम पर वो भोजन को प्राप्त करने के लिए क्या है? लकड़ी वगैरह को क्षति पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन है, केचुए की निम्नलिखित से कौन सी प्रजाति व्यावसायिक वर्मी कंपोस्टिंग के लिए काम में ली जाती है? ठीक है, अब भाई केचुआ है, ठीक है। अब केचुए की कौन सी जाति ऐसी है जो खाद बनाने के लिए उच्चतम होती है? तो हमेशा याद रखना है कि जो इंडिया में जो केचुआ है, उस इंडिया में केचुए की जो सबसे, जो गोबर की खाद वगैरह बनाते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग बनाते हैं, उसके लिए सबसे उपयोगी है लुम्ब्रिकस रुसिलेट रूबिलस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट एवं रोग प्रबंधन के संदर्भ में फसल चक्र और फसल प्रणाली का अध्ययन किस श्रेणी के अंतर्गत किया जाता है? देखो, अब कीट एवं रोग के संदर्भ में फसल चक्र है तो एग्रीकल्चर में आ गया। एग्रीकल्चर में कृषि तो ठीक है, चलो कल्चर मेथड में हो गया, ठीक है। पर इसमें किसका पूछा है? साथ में कीटों और रोगों का पूछा है। तो उसके साथ में कौन सा मेथड हो रहेगा? कौन सा मेथड हो सकता है? मैकेनिकल मेथड हो रहेगा। तो अकेला कृषि भी गलत है, जैविक नियंत्रण भी नहीं होगा, यांत्रिक, अकेली यांत्रिक विधि भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कौन सा है? कृषि जो है वो किसमें आ गया? यहाँ जो अपना जो कल्चर मेथड है वो किसका है? एजी से अपनी फसल से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्षण एवं यांत्रिक विधि, मतलब कल्चरल मेथड, कल्चरल एंड मैकेनिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खपरा भृंग के जीवन चक्र की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अनाज को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है? देखो, वेस्ट और लार्वा नहीं, क्योंकि लार्वा कभी भी नुकसान इनको नहीं पहुंचाती है, ठीक है। फिर आता है केवल लार्वा, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि लार्वा अवस्था कभी नुकसान नहीं पहुंचाती है, वो एक इनएक्टिव फेज की तरह कार्य करती है। केवल फिर लार्वा और प्यूपा नहीं, क्योंकि प्यूपा तो एक अंडे एग जैसी स्ट्रक्चर होती है, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल वेस्ट, जो भी भोजन के लिए इनको नुकसान पहुंचाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्हाइट ग्रब के लिए सही है? मतलब क्या पूछा है? क्लासिफिकेशन पूछा है, किसका पूछा है? व्हाइट ग्रब का पूछा है। तो सबसे पहले तो ये किंगडम क्या हो जाता है इसका? किंगडम है इसका एनिमल, ठीक है। फिर एनिमलिया में फिर आएगा इसका फाइलम, किस फाइलम से है? आर्थ्रोपोडा से, आर्थ्रोपोडा का है, ठीक है। फिर गण है इसका कैलियोप्टेरा, तो ठीक है कैलियोप्टेरा भी हो गया। अब आर्थ्रोपोडा का है तो ये दोनों किसके? आर्थ्रोपोडा कैलियोप्टेरा कुल। अब इनमें से दोनों में से एक होगा, तो ये तो नहीं होंगे। अब इनमें से दोनों में से एक, अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो, कुल कौन सा होगा? केराबिडे होगा या स्कारेबिडे होगा?
हमेशा जो वाहिट गर्भ है इंसेक्टिसाइड्स में आती है, तो इसका हो जाएगा स्कारबीडे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुआ में निम्नलिखित कार्यों के लिए विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। पोषण के लिए भी होती है, अंदर पेशनी वगैरह प्रेजेंट होती है, गति के लिए उसमें छोटे छोटे पैर वगैरह होते हैं, परिसंचरण के लिए भी उसमें क्या होती है, ओपन टाइप का होता है। फिर तो इसमें श्वसन के लिए कोई विशेष प्रकार का कोई नोज वगैरह या नेजल कैविटी नहीं पाई जाती, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अमीबा के पोषण का तरीका। अमीबा क्या है भाई, यूनिसेलुलर है। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है। अब तो यूनिसेलुलर है तो वो कैसे खाएगा, ये तो अब देखो ऑप्शन कितने हैं, होलोजोइक एंड फेगोसाइट्स नहीं होगा, क्योंकि होलोजोइक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो परपोसी है, तो वो हेटेरोजोइक है। हेटेरोजोइक का मतलब वो परपोसी है और क्या करता है, भोजन को इंटेक करने का कार्य करता है। फेगोसाइटोसिस क्या है, भोजन को इंटेक यहाँ पे कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेटेरोजोइक और फेगोसाइटोसिस द्वारा भोजन ग्रहण करना। क्योंकि फेगोसाइटोसिस का यहाँ मतलब है वो अपनी जो मेम्ब्रेन होती है, जो सरफेस होती है, उसको भी क्या कर सकता है, उससे भी भोजन को कैच करके क्या कर सकता है, इंटैक्ट कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, पेट और आंत की परत में पाए जाने वाले उत्तक। टिश्यू फाउंड इन द लिविंग ऑफ द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। अपनी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें कौन कौन से मतलब जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, सल्की, तो सल्की टिश्यू नहीं पाया जा सकता अपने में, क्योंकि वहां पर क्या होती है, एक डाइजेस्टिव या केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती हैं, तो सल्की और घनाकार ये तो नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है केवल स्तंभाकार। तो अपना जो स्टोमक और इंटेस्टाइन का पार्ट है उसमें हमेशा जो टिश्यू कार्य करता है वो कौन सा होता है भाई, हमेशा क्रोबल या एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल स्तंभाकार उपकला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गी के लिए मूलभूत प्रक्रिया। वर्गीकी के लिए मूलभूत प्रक्रिया, इसका मतलब है कि जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं किसका, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो सबसे पहले उनका क्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे बड़ा बड़ा लास्ट में क्या आता है, स्पीसीज आते हैं। तो इनको मतलब सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं, वर्गीकरण। जो हमने वर्गी की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, कैरोलस लिनियस ने किया था, तो उसमें सबसे पहले क्या, इनमें से कौन सा लक्षण लिखते हैं, इसको ये पूछना चाह रहा है अपने में। तो इसका सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो आएगा वो कि इसके करेक्टर देखेगा। ठीक है, फिर इसकी पहचान करेगा, करेक्टर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, इसकी पहचान, क्योंकि पहले पहचान कैसे करेगा, करेक्टर नहीं देखेगा तो पहचान नहीं होगी। सबसे पहले करेक्टर देखेगा, उसकी पहचान करेगा, फिर उसका क्लासिफिकेशन करेगा, बांट देगा, लास्ट में उसका क्या करेगा, उसको एक फिर अलग अलग डिवाइड करके उसको क्या दे देगा, एक स्पेसिफिक नेम दे देगा। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रूसीफेरी पौधों में लगने वाले श्वेत कीट व्हाइट रस्ट निम्न में से किसके कारण होता है। भाई व्हाइट रस्ट क्या होता है, सरसों वगैरह जो होती है ना, उनके पर क्या करता है, उनकी पत्तियों पर क्या कर देता है, उनकी पत्तियों पर क्या व्हाइट व्हाइट से स्पॉट से बना देता है, जो एक कवक, किससे, कवक से होने वाला रोग होता है। ठीक है, और कवक भी कौन सा है, जो ये किस्म होता है, स्पेशली किस्म होता है, जैसे मूली वगैरह या फिर जो सरसों वगैरह होती है, मूंगफली वगैरह होती है, उनपे होता है। तो उसका होता है एल्बिगो कैंडिडेट। क्या होता है, इसका पूरा नाम दे नहीं रखा इसने, पर क्या होगा, एल्बिगो कैंडिडेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्बिगो। क्रूसीफेरी पौधे में मतलब स्पॉट, व्हाइट स्पॉट लीफ पर हो जाएंगे, तो उसको एक फंजाई या कवक जो करता है वो करता है एल्बिगो कैंडिडेट। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। साइट्रस कैंसर होता, कैंकर रोग होता है, किसके कारण होता है भाई, ये तो सीधा सा पता है, कैंकर रोग नींबू वगैरह पे होता है, छोटी छोटी गांठें सी बन जाती है जिससे वो बड़ा नहीं हो पाता है। ठीक है, वो हमेशा एक जेंथोमोनास नाम का क्या होता है, फंगस है, उसके द्वारा क्या होता है। तो जेंथोमोना जो होता है वो हमेशा क्या करता है, सिट्रिस जो खट्टे जो फल होते हैं उनमें रोग फैलाने का कार्य करता है। देखो इसमें ऑप्शन दिया है क्या, पहला पाइलोसिटिका नहीं, स्यूडोमोनास ये भी नहीं होगा, बेंथोमोनास ये भी नहीं होगा, सॉरी जेंथोमोनास, हाँ तो सी ऑप्शन, क्योंकि हमेशा खट्टे फल जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनमें रोग फैलाने का कार्य किसका होता है, जेंथोमोनास का। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वोडो मिश्रण का वोडो मिश्रण बना होता है। वोडो मिश्रण भाई देखो किस चीज का, तो हमेशा ये किसका बनता है, एक तो बनता है कॉपर का, फिर एक होता है इसमें लाइम मतलब चूना, और प्लस होता है इसमें वाटर। तो देखो किसी में दिया गया ऐसा कि पहले तो क्या कॉपर, फिर चूना, फिर वाटर। देखो ये दिया एक, तो फिर पोटास, इसमें पोटास नहीं होता, जिंक सल्फेट, जिंक नहीं होती, वैसा भी इधर होती है कॉपर सल्फेट। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस चूना प्लस पानी हो जाएगा। फिर है
अगला क्वेश्चन है, बाजरे में मर्दुरोमिल आसिता होता है, असिता होती है। मर्दुरोमिल, उसकी पत्तियां क्या हो जाती हैं, उसकी जो ऊपर जो इसके फली आती है वो भी सिकुड़ जाती है, दाने नहीं होते, उसकी पत्तियां भी सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है, येलो येलो कलर की दिखाई देने लग जाती है। तो वो हमेशा किसके द्वारा होता है, क्लेप्सिल, किसके द्वारा होगा? पहले कौन कौन से दिए हैं, टेलिस्पोरियम, पेनिसिलियम, है क्या? नहीं होगा। फिर क्योंकि पेनिसिलियस जो होता है वो हमेशा बाजरे में रोग फैलाता है, तो इसका हमें कवक देखना है कि किसके द्वारा होता है। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा टोलियोस्पोर्मियम पेनिसिलियम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी विधियों का उपयोग करके आनुवांशिक दोष को ठीक करने का को विशेष रूप से क्या कहा जाता है? देखो, जेनेटिक दोष जो जीन से रिलेटेड होती है। अगर जीन से जेनेटिक में किसका जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं, जीन्स का करते हैं। तो जीन मतलब जीन को एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। तो जीन को एक्सचेंज किस मेथड में, बायोटेक की जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या होता है, जीनों का एक्सचेंज होता है जिससे जेनेटिक डिजीज को ठीक किया जा सकता है। तो ऑप्शन में देखो, उपचार तो नहीं, स्टेम सेल भी नहीं होगा, जीन अभिव्यक्ति का दमन भी नहीं होगा, इसमें होगा जीन थेरेपी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है, ट्रांसजेनिक बीटी फसल है, कौन सी होती है बीटी फसल? बीटी फसल में तैयार किया गया था एक तो ज्यादा उपज, दूसरा कीटों से प्रतिरोधक क्षमता तैयार करी गई थी। तो क्या होगा इसमें, कौन से बीटी फसल कौन सी थी जो क्या थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, निमिटोड प्रतिरोधक, अकेली रोग नहीं, कीटों से क्या थी, प्रतिरोधक पादप तैयार किए गए थे बीटी के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे आणविक कैंची, मोलिकुलर सीजर किसको कहा जाता है? देखो, मोलिकुलर सीजर हमेशा मोलिकुलर बायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कट करने के लिए, ठीक है, कट करने के लिए, एक तो कट करने के लिए एंजाइम कार्य करता है, दूसरा कार्य करता है उसको वापस जोड़ने के लिए। तो एक तो लाइगेज एंजाइम होता है वो तो वापस इनको जोड़ता है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, इनको कट करने का या ब्रेक डाउन करने का कार्य करता है। तो इनमें से कौन सा होगा? देखो, लाइगेज है, जोड़ता है, और इसमें से कौन सा है जिसको आनुवांशिक सीजर या आणविक कैंची कहा जाता है? तो वो कौन सी हो जाएगी, सी ऑप्शन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमेशा मोलिकुलर सीजर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप उत्तक संवर्धन के लिए किए जाने वाले मूल पादपों के खंडों को कहा जाता है। अब पादप संवर्धन क्या करते हैं भाई, पादप को क्या करते हैं, उससे कर्तोतक निकालते हैं और दूसरे पादप में लगाकर उनका क्या करते हैं, हम लोग आर्टिफिशियली उनका क्या करते हैं, संवर्धित करवाते हैं, अपना एक मीडियम बनाते हैं और उन पौधों को तैयार करते हैं। तो ये किसके लिए करते हैं, छोटा सा निकाल के क्या क्या निकालता है, कर्तोतक निकाला जाता है, इसको बोलते हैं एक्सप्लांट, ठीक है। तो एक्सप्लांट मतलब एक पादप से दूसरे पादप में किसी भी कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें देखो है क्या, एक्सप्लांट है क्या, सोमक्लोन नहीं है, कैलस भी नहीं है, ब्लोन भी नहीं है, एक्सप्लांट मतलब कर्तोतक या क्या बोलते हैं इसको, एक्स प्लांट करना क्या कहलाता है, पादप उत्तक संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जया और रत्ना उच्च उपज देने वाली अर्ध बोनी किस फसल की किस्में है? अरे जया और रत्ना हमने देखा था कि जया और रत्ना किसमें आती है, चावल, जो अपना धान जो होता है ना, राइस, चावल की फसलें हैं, तो उसमें है क्या, देखो सीधी सी है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था अपने लिए कि जया मतलब जया आ रही है, तो जया का तो किससे रिलेटेड, हमेशा चावल से हम देखते हैं इसके साथ। अगला क्वेश्चन है, कपास के पौधों के बीच से प्राप्त लिंट से मुख्यतः किस कार्बनिक पदार्थ से बना होता है? Plant produced from the seed of the culture plant is primary composed of which organic substance, किससे बना होता है, मतलब पौधे के बीजों से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ यहाँ कौन सा काम करेगा भाई, थोड़ा सा देखो, हाँ थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, बताओ कपास के पौधे में जो बीज प्राप्त है उनसे बताओ कौन सा कर सकता है? हमेशा कपास के पौधे के जो बीज में होता है वो हमेशा वैसा क्या कौन काम करेगा, सेलुलोज का लिंट जो कार्बनिक पदार्थ है उससे बना हुआ लिंट क्या करेगा, कार्य करेगा। फिर है, व्यावसायिक इसबगोल प्राप्त करने के लिए पौधे में किस भाग का उपयोग किया जाता है? व्यावसायिक इसबगोल प्राप्त करने के लिए, तो व्यावसायिक कॉमर्शियल, तो इसमें हम लोग लगभग इसबगोल का जो प्रयोग करते हैं उसमें हमेशा सीड काम आता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। गेहूं, धान, मक्का जैसे अनाज की फसलें किस कुल से संबंधित होती है? इनको किस कुल में लिया जाता है? जो धान से रिलेटेड आती है उसको किन में लिया जाता है? हमेशा जो धान से रिलेटेड या जो खाने के लिए लोग इसमें यूज कर रहे हैं उन सारी फसलों को एक अलग कुल में लिया जाता है जिसको कहा जाता है पोएसी कुल। सोलन जैसे में आलू वगैरह सब्जियां वगैरह आ जाती है। फिर है, निम्न में से किसका वनस्पतिनाक कजानस खजान होता है? किसका भाई? साइंटिफिक नेम पूछता है हर बार, मैंने बताया था कि साइंटिफिक नेम हर बार ये पूछता है, तो यहाँ पर साइंटिफिक नेम किसका हो जाएगा, चना, अरहर, गवार, अफीम, किसका हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखो, खजानस खजान किसका है, अरहर का,
साइंटिफिक नेम, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैव विविधता के X2 सिलेक्शन का उदाहरण कौन सा है? X2 मतलब जो स्पीसीज क्या करती हैं, कहीं जाकर उसको रेयर है, मतलब विलुप्त होने वाली है या डेंजर जोन में है, तो उनको वहां से कृत्रिम, तो कृत्रिम एक एरिया होता है, वो मीडियम बनाया जाता है, उसमें उनको रखा जाता है उनकी सेफ्टी के लिए, तो वो होता है भाई जंतुओं के लिए, तो वो कौन सा हो जाएगा? जंतु उद्यान। अगला क्वेश्चन है, बावरी, टांका, जोहड़, पार संचयन और संरक्षण की पारंपरिक विधियां हैं। बावड़ी, टांका, जोड़ा, अरे जोड़ा, अरे जो जोड़ अपने गांव में छोटे छोटे बने होते हैं, क्या क्या होता है जोड़ा? जोड़ा बोलते किसको है? जिसमें पानी इकट्ठा होता है। बावड़ी क्या होती है? बड़ी बड़ी बनाई जाती है जिनमें पानी को स्टोर करके रखा जाता है। तो ये सारी किन के लिए है? पानी के लिए। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल संचय के लिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अल नीनो भूमध्य रेखा में विकसित होता है। अब अल नीनो कहाँ है भाई इस टाइम? क्योंकि पानी का भाव क्या होता है, इनका इसका भाव क्या होता है? बढ़ता है। तो वो कौन से में है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, अगले में देखो 32 का क्वेश्चन है, अप्रद खाद्य श्रृंखला के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत। अप्रद खाद्य कौन सी होती है भाई? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ए डेंटस फूड ऑफ। अप्रद मतलब जो मरे, जो सड़े मरे, जो मरने के बाद या सड़े गले जो पदार्थ है उनसे जो खाद्य प्राप्त होती है वो कौन सी में आती है? अप्रद खाद्य आती है। तो वो किससे प्राप्त होगी? यहाँ पर इसको किससे प्राप्त होगी? मृत कार्बनिक पदार्थों से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन है 33 का क्वेश्चन है, कि पहला क्वेश्चन देखो, वायवीय ऑप्शन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? वायवीय ऑप्शन में कौन है? वायवीय ऑप्शन में हो जाएगा अपना ऑक्सीजन, क्योंकि वायवीय ऑप्शन में क्या है कि किसकी उपस्थिति, किसकी प्रेजेंस जरूरी है? यहाँ पर ऑक्सीजन की। अगला क्वेश्चन है, द्विसंकर संकरण में प्रत्येक जनक आर वाई, आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो इन मतलब कौन सा है ये? मेंडल का कौन सा स्वतंत्र अप्यूहन का नियम है? तो अलग अलग करेक्टर शो करते हैं, अपना संकलन करके जाते हैं, अलग अलग करेक्टर शो करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो प्रत्येक जन कितने युग्मक बनते हैं भाई? क्योंकि अलग अलग शो करते स्वतंत्र, तो इसमें हमेशा कौन से बनते हैं? 4 बनते हैं। 4 भी कौन कौन से बनेंगे? देखो पहला तो बन गया आर वाई, ठीक है, फिर वापस इनको करेंगे तो ये 4 बन गए, 2 ये बन गए, 2 रिसेसिव वाले बन गए, 2 डोमिनेंट बन गए, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 4। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? क्रॉसिंग ओवर बेटा हमेशा कभी भी सिस्टर क्रोमेटिड में नहीं होता, जब 2 विषम जात गुणसूत्र होते हैं तब होता है। तो यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ढूंढना है हमें। देखो क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर जानते हैं, 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, आपस में क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं मटेरियल को। तो यहाँ पर है क्या? सिस्टर क्रोमेटिड नहीं, समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर, हाँ, क्योंकि हमने देखा कि जो समजाती है सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती है, उनमें हमेशा क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में निम्नलिखित अंतर होते हैं। भाई ब्रायोफाइटा क्या होता है, टेरिडोफाइट्स क्या होता है? हमने देखा है कि ब्रायोफाइट्स वगैरह मोस वगैरह जो किसमें आती है? ब्रायोफाइट्स में आती है, टेरिडोफाइट्स होते हैं। तो इनमें होता क्या है? देखो अंतर क्या, मेनली अंतर क्या है इनमें? मेनली अंतर हो जाएगा इनमें हमेशा वेस्कुलर जो बंडल होते हैं ना, संवहन जो उत्तक वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल में कौन आते हैं? एक तो आता है जाइलम और एक आता है फ्लोएम। तो इनकी जो कमी होती है ना, ये तो होती है दोनों में, ये भी होता है, एंथ्रोजोइड्स भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं, स्वतंत्र गुमोद भी होते हैं, पर हमेशा इनमें किसका डिफरेंस होता है भाई? वेस्कुलर बंडल का होता है। तो संवहनी उत्तकों का अभाव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृद्धि अवरोधक हार्मोन? वृद्धि अवरोधक हार्मोन कौन सा अपना? यहाँ पर वृद्धि अवरोधक हार्मोन, देखो हमने कहा था कि एक उदासीन बोला जाता है, देखा था जिब्रेलिन, तो क्या करता है? उनके फूल वगैरह को अंकुरित कराने का कार्य करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? उसको जीर्णता से बचाता है। ऑक्सिन क्या करता है? उसकी वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बचा कौन? एब्सिसिक एसिड। तो ये क्या करता है? वृद्धि को अवरोधित करता है। अगला क्वेश्चन है, हरित लवक के किस भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है? हरित लवक क्लोरोप्लास्ट है, अब उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? ग्रेना प्रेजेंट होती है। और क्लोरोफिल ए या फिर क्लोरोफिल बी वगैरह कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमेशा ग्रेना में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ देखो ऑप्शन में स्ट्रोमा, बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली और ग्रेना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, ग्रेना। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्ण पुष्प के 4 चक्कर होते हैं, ठीक है।
अब उनको क्या बनता है सीरियल। इस क्वेश्चन में पूछा क्या इसने, ये 4 चक्कर बता दिया इसने, पर हमें इनको देखना है कि क्रम से कैसे लगाने हैं उनको, कि पहले कौन सा है दूसरा कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं भाई, मतलब बाहर का व्यक्ति लेंगे, सबसे पहले लेंगे कैलेक्स, फिर कौन सा लेंगे, कोरोला, पुंज मतलब बाहर वाला, तो क्या लेंगे, कोरोला। फिर दलपुंज या पुमंग मतलब एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम क्या है, एंड्रोसियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फिर है गाइनोसियम, तो गाइनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे आवर्तबीजी पौधों के कृत्रिम वर्गीकरण तंत्र का प्रस्ताव रखा था। तो कृत्रिम मतलब आवर्तबीजी पौधों के, तो कृत्रिम वर्गीकरण मतलब देखो वर्गीकरण का जो फादर ऑफ टेक्सोनोमी, एनिमल टेक्सोनोमी या प्लांट टेक्सोनोमी किसको कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को। तो इसका करेक्ट आंसर देखो, इसमें बीटेकर ने तो 5 जगह मेथड दिया था, वो तो नहीं है। बेंथम और हुकर ने भी नहीं दिया था, एंगलर और पोंटल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना कैरोलस लीनियस, क्योंकि कैरोलस लीनियस ने क्या दिया था अपना आवर्तबीजी पौधों के या कृत्रिम जो अपना जो आर्टिफिशियली क्लासिफिकेशन था उसका सुझाव दिया था। ये था आज का अपना बायो का पेपर। और देखो बी मतलब आई होप आपका बहुत अच्छा गया है, पर आप अपना आंसर अपने मैच कर सकते हैं। आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो, अच्छे मार्क्स से आपको मिले। थैंक यू। हो गई ना। तो बच्चों बायोलॉजी भी हो गई है, एग्रीकल्चर भी हो गई है, अब अपनी जो बची है केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री के सर आ रहे हैं, है ना। तो केमिस्ट्री की ओर सोल्व कर लेते हैं अपन। केमिस्ट्री को और सोल्व कर लेते हैं, बिल्कुल आ जाओ सर। हेलो बच्चों, नमस्ते। तो उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उनको अपन सोल्व करेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, योगात्मक बहुलक का उदाहरण है। योगात्मक बहुलक का उदाहरण है। तो योगात्मक बहुलक वो बहुलक होते हैं जिसमें मोनोमर इकाई जो है वो मिलके एक नई इकाई बना लेते हैं और उसमें से कोई किसी छोटे मोटे अणु का निष्कासन नहीं होता है। ऐसे बहुलक योगात्मक होते हैं। इसका उदाहरण है टेफ्लॉन। बाकी सब में संघनन बहुलक के उदाहरण है डेक्रोन बी, नाइलॉन 6 बी, नाइलॉन 6 बी। ये संघनन बहुलक के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एजोरंजक नहीं है। एजोरंजक वो रंजक होते हैं जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये बॉन्ड पाया जाता है। तो वो जो रंजक है वो है मेलेकाइट ग्रीन, मेलेकाइट ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेलिन है। तो फॉर्मेलिन जो है वो एल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है और कितने परसेंट, 40% जलीय विलयन फॉर्मेल्डिहाइड का होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का HCHO का, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन होता है। 40%, 35 से 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। और ये जो इसका जो उपयोग होता है वो बायोलॉजिकल चीजों को सड़ने से बचाने के लिए होता है। नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन, सोडियम एसीटेट का कोल्बे विद्युत अपघटन देता है। सोडियम एसीटेट का कोल्बे विद्युत अपघटन देता है। तो सोडियम एसीटेट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ये CH3 C डबल बॉन्ड OONA। ये सोडियम एसीटेट। इसका जो कोल्बे विद्युत अपघटन करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे। तो क्या होगा, यहां से
कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, ये CO2 निकलेगी, और CO2 निकल करके यहां से रेडिकल बनेंगे CH3 और एक दूसरा रेडिकल CH3 आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ के बनाएंगे एथेन। क्या बनाएंगे? एथेन बनाएंगे, जुड़ के एथेन बना लेते हैं, एथेन, एसिटिलीन नहीं, एथेन बनेगी, एथेन, CH3 जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम, हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम। तो ये हाइड्रोकार्बन दिया है, इसका IUPAC नाम देखो, CH3 का होल ट्वाइस C2H5 का होल ट्वाइस, तो ये एक्चुअली है CH3 का होल ट्वाइस, ये CH3, ये CH3 और ये इस कार्बन से जुड़े हुए 2 CH3 हैं और 2 C2H5 हैं, तो CH2CH3 हो गया, C2H5, CH2CH3 क्या हो गया? C2H5 हो गया, ये 2 जुड़े हुए तो CH2CH3। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चूज करनी है हमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो 5 कार्बन की सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होगी। तो 1 2 3 1 2 3 एक ही बात है, किसी भी तरफ से करें तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर लेंगे, और ये हो जाएगा 3 नंबर कार्बन पे 2 मेथिल हैं तो 3 डाईमेथिल पेंटेन, 3 डाईमेथिल पेंटेन, 3 डाईमेथिल पेंटेन, बी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, सिग्मा तथा पाई बंधों की संख्या क्रमशः है, सिग्मा बंधों की और पाई बंधों की संख्या, ये बनाया हुआ है ना यहां पर, इसको देखते हैं, ये है HC, H और C, अब है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, और फिर है C और ये H, फिर जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया, CH हो गया, और फिर CH से CH है फिर से, और ये जो डबल बॉन्ड है वो है यहां पर, ये बॉन्ड क्लियरली दिख नहीं रहा बेटा, इसमें डबल है कि सिंगल है, CH है और फिर इसके आगे है CH3, CH3 ये, तो यहां पर CH, ये वाला CH के साथ CH3, ये डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहां डबल बॉन्ड होगा तभी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होगी। अगर ये डबल बॉन्ड है यहां पर तो एक बार चेक कर लेते हैं पेपर में, ये डबल बॉन्ड है तो बिल्कुल डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, ये CH के बीच डबल बॉन्ड है, CH के बीच डबल बॉन्ड है ये, और अगर ये डबल बॉन्ड है तो आपके पास यहां पर सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, यानी जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, एक एक, इसमें एक सिग्मा है तो 2, ये 3, ये 4, ये 5, और एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच है 6, और ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, सिग्मा बॉन्ड हो गए 10, और पाई बॉन्ड कितने हो गए? यहां पर 3 बॉन्ड हैं, इनमें से एक तो सिग्मा आ गया और 2 क्या बच गए, यहां पर 2 पाई बॉन्ड है, यहां पर एक सिग्मा है तो एक क्या है, यहां पर पाई बॉन्ड है, तो 2 और 1 3 पाई बॉन्ड हो गए, और 10 क्या हो गए, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा कितने हैं, 10, सिग्मा तो 10 हैं, और पाई बॉन्ड कितने हैं, 3, पाई बॉन्ड है 3, तो यहां सिग्मा है 10 और पाई है 3, ये आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल सर्वाधिक अम्लीय है, सर्वाधिक अम्लीय, तो सर्वाधिक अम्लीय कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो है ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल,
ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल ऑप्शन ए। क्यों है? क्योंकि इस पर 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। यहाँ पर 3 क्लोरीन है, सी से, इस कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ये क्लोरीन सी और ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो जितने माइनस आई प्रभाव वाले ज्यादा ग्रुप होंगे वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। तो इन तीनों क्लोरीन का क्या है, माइनस आई प्रभाव होने के कारण ये सबसे अधिक अम्लीय है। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो सबसे अधिक अम्लीय है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, शुष्क एसीटोन में सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करने पर एल्किल आयोडाइड देते हैं। यह अभिक्रिया इस नाम से जानी जाती है। यह अभिक्रिया फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया कहलाती है। फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया, ये फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। शुष्क एसीटोन में NaI के साथ अभिक्रिया करने पर एल्किल क्लोराइड, एल्किल आयोडाइड देते हैं। तो ये फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नहीं, इसको नेक्स्ट करो यार। नेक्स्ट, हाँ, ये है ना, ये एरो, ओके ओके ओके, ये एरो गलती कहीं से। ठीक, सही है क्या? सोडा लाइम विधि द्वारा ब्यूटेन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल के सोडियम लवण की आवश्यकता होगी? तो ब्यूटेन बनाना है हमें, ब्यूटेन बनाने के लिए कौन से सोडियम लवण की आवश्यकता होगी? तो ब्यूटेन में कार्बन होते हैं 4 और कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की। तो क्या होता है, तो यहां से क्या होता है कि एक NaOH प्लस CaO जो है, इसमें से क्या निकलता है, इसमें से निकलता है Na2CO3 निकलता है, Na2CO3। एक मिनट देखेंगे सर, समझ जाइए ये इसमें क्या हो रहा है, ये देखो ना, ओके, हाँ, ये तो इसकी वजह से हुआ। हाँ, वो ये पेन ले लिया करो। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, ये पेन ले लो। हाँ, ठीक है, ओके हाँ, ओके ओके ये ओके, पेन, वो ऐसे ठीक, हो जाता है ना, पेन ले लिया। पेन ले लेना है ना, अब वो तो रहेगा, वो दे देना। उसको तो हटा देंगे ना इससे, हाँ, ये, हाँ, हाँ इसको तो हटा देंगे इससे, हाँ, बस तो चलने दो, अगर हो जाए ठीक, ना दिक्कत तो इसको ले लो। ठीक है सर, ठीक। तो यहां से आपके पास NaOH प्लस CaO के साथ रिएक्शन करवाएंगे किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण की। तो यहां से इन दोनों से और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो COO वाला पार्ट होगा, O, और कोई सोडियम लवण है या पोटेशियम लवण, सोडियम लवण की बात हो रही, तो ये सोडियम। तो यहां से Na और ये क्या निकलेगा, Na2CO3 निकलेगा, यानी एक कार्बन कम हो जाएगा। एक कार्बन कम होगा तो हमें कौन सा लवण लेना होगा,
पेंटेनोइक अम्ल का लवण लेना होगा, ताकि ये कार्बन कम होके अपने पास क्या मिलेगा हमें, सोडियम ब्यूटेन बनाने के लिए, ब्यूटेन बनाने के लिए क्या लेंगे फिर, ब्यूटेन बनाने के लिए पेंटेनोइक अम्ल लेंगे। कौन सा अम्ल लेंगे, पेंटेनोइक अम्ल लेंगे ब्यूटेन बनाने के लिए, पेंटेनोइक अम्ल का लवण लेंगे। अगला क्वेश्चन है, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन है श्रृंखला समावयवी। आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन श्रृंखला का अंतर है दोनों में। आइसोपेंटेन में 5 कार्बन की ये वाली श्रृंखला है, एक दो तीन चार 5। एक तो आइसोपेंटेन में है ये वाली श्रृंखला 1 2 3 4 5, और नियोपेंटेन में है ये वाली श्रृंखला। तो नियोपेंटेन में 3 कार्बन की श्रृंखला है और इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो ये होंगे श्रृंखला समावयवी। मिट्टी में अत्यधिक लवणता से निम्नलिखित में कमी आती है। मृदा जल की प्रासरण क्षमता में कमी आ जाती है। अत्यधिक मात्रा में अगर लवणता मिट्टी में होती है तो उसकी जल की प्रासरण क्षमता कम हो जाती है, अति प्रासारी विलयन बन जाता है और पौधे जो हैं वो जल का अवशोषण नहीं कर पाते। कई प्रकार की मिट्टियों का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 12। तो ये होता है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। उर्वरकों से होने वाले वायु प्रदूषण में कौन सा गैस का महत्वपूर्ण योगदान है? कौन सी गैस का महत्वपूर्ण योगदान है? तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड का महत्वपूर्ण योगदान है, ग्रीन हाउस गैस होती है। फिर कौन सी प्रक्रिया अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करती है? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण से नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है अमोनिया। ग्रेनाइट निम्नलिखित का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट है इग्नीशियस रॉक का, इस पत्थर का, इग्नियस पत्थर का उदाहरण है। फिर देखें नेक्स्ट, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो दूध लैक्टोमीटर द्वारा। नेक्स्ट है म्यूरेट ऑफ पोटास किस रसायन का सामान्य नाम है? तो पोटेशियम क्लोराइड। म्यूरेट ऑफ पोटास किस रसायन का सामान्य नाम है? म्यूरेट ऑफ पोटास तो पोटेशियम क्लोराइड का है, पोटेशियम क्लोराइड का। निम्नलिखित में से 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फोरस विश्लेषणकारी जैव उर्वरक का उदाहरण है? माइकोराइजा। 18 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस परिरक्षक का उपयोग मुख्य रूप से फलों के रसों के परिरक्षण के लिए किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। मृदा में जीवाश्म पदार्थ के विच्छेदन से बनने वाले गहरे भूरे या काले रंग के कोलोइड पदार्थ को कहते हैं हुमस कहते हैं इसको, हुमस। क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट आयनों में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः है। क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों में +6 है, +6। क्रोमेट और डाइक्रोमेट में +6 है। कौन सा क्षार धातु ऑक्साइड अनुचुंबकीय है? कौन सा क्षार धातु ऑक्साइड अनुचुंबकीय है? तो ये है KO2। इसमें O2 है, यानी OO-। तो क्या है इसमें? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या है ये? अनुचुंबकीय है। कौन सी क्षार धातु डाइनाइट्रोजन से अभिक्रिया कर नाइट्राइड बनाती है? कौन सी क्षार धातु डाइनाइट्रोजन से अभिक्रिया करके लिथियम नाइट्राइड, ये लिथियम बनाती है। निम्नलिखित में से किस तत्व की आद्य अवस्था में 5s उपकोष में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं? कौन से तत्व की आद्य अवस्था में 5s उपकोष में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं? और ये होते हैं पैलाडियम में। पैलाडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्रिप्टोन के बाद 4d10, आफ्टर क्रिप्टोन 4d10 5s0। तो इसके 5s उपकोष में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके?
पैलाडियम के, सी ऑप्शन होगा। क्षारीय मृदा धातु आयनों की जल योजन, क्या लिखा है, क्षारीय मृदा धातु आयनों की जल योजन एंथैल्पी का सही बढ़ता क्रम है। जल योजन एंथैल्पी का सही बढ़ता क्रम है, उसमें ऑप्शन बी होगा, Ba2 प्लस से Sr2 प्लस Ca2 प्लस Mg2 प्लस और Be2 प्लस। आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है जल योजन एंथैल्पी, जिसका आकार जितना ज्यादा होगा जल योजन एंथैल्पी उतनी कम होगी। तो आकार सबसे छोटा किसका है, बेरिलियम का, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम, तो ये बेरियम, तो ये इसका क्रम हो जाएगा। फिर है मॉन्ड प्रक्रिया का उपयोग किसके शोधन में किया जाता है, निकल के शोधन में किया जाता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये है कायोलिनाइट, एल्यूमिनियम का अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलोइड ठोस प्रक्षेपण माध्यम में प्रक्षेपित द्रव का उदाहरण है, कौन सा है प्रक्षेपित माध्यम में, मक्खन ठोस में द्रव का, ठोस प्रक्षेपण माध्यम में प्रक्षेपित द्रव का उदाहरण है। कौन सी स्पीसीज एक लुईस क्षार है, लुईस क्षार अमोनिया है, सी ऑप्शन, अमोनिया NH3, इसके ऊपर लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके ये लुईस क्षार है। फिर है उच्च दाब पर गर्म प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन किसका उदाहरण है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ये क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ऑप्शन ए। फिर है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज Na प्लस Mg2 प्लस F माइनस तथा O2 माइनस के लिए इनकी त्रिज्या की बढ़ती लंबाई का सही क्रम है। तो जिसपे माइनस सबसे ज्यादा है, सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो 2 माइनस और Mg2 प्लस, यानी इसका क्रम होगा ये ऑप्शन बी, O2 माइनस की त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी, फिर F माइनस, फिर Na प्लस और सबसे कम Mg2 प्लस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन की pH का मान 7 है, 7.0 है। तो जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर जो अम्ल बना, लवण बना होगा, उसकी pH 7 होगी। तो इसमें है KNO3, ए ऑप्शन होगा, KNO3 में ए है अभी, KNO3 में बी ऑप्शन है, KNO3, KOH प्लस HNO3 से ये बनेगा, तो ये होगा KNO3, K और NO3, H2O यहां से निकल जाएगा। तो KNO3 प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से मिलकर बना है, इसकी pH का मान कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि ये उदासीन होगा, इसमें ना तो अम्ल का प्रभाव होगा और ना क्षार का प्रभाव होगा, क्योंकि प्रबल ही क्षार है और प्रबल ही अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है 33, हाइड्रोजन प्रोक्साइड में ऑक्सीजन परमाणुओं का ऑक्सीकरण संख्या है -1, ऑप्शन नंबर सी। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु अष्टक नियम का पालन करता है, SCl2 करता है, इसमें अष्टक से 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, तो ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उच्चतम है, किसकी है, क्लोरीन की है, क्लोरीन, ऑप्शन ए। फ्लोरीन की नहीं है, क्लोरीन की है। 36, चार क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 4p कक्षक के लिए त्रिज्य निस्पंदों की संख्या है, तो ये त्रिज्य निस्पंदों की संख्या होती है n-l-1, और 4p कक्षक के लिए n है 4 और lp कक्षक के लिए होता है, s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, तो l है p के लिए 1, p कक्षक के लिए, और तो n कितना है 4 -1 यानी कितना हुआ 2, तो 2, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन होगा, सी। 37 है, 16 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन से प्राप्त जल की मात्रा है, तो 16 ग्राम मीथेन के
पूर्ण दहन से प्राप्त जल की मात्रा है। मीथेन का पूर्ण दहन करना है तो मीथेन के साथ ऑक्सीजन जोड़नी है CH4 प्लस O2 और इससे बनेगा CO2 प्लस H2O। अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे तो 2H2O 4 हाइड्रोजन 2H2O और एक कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ कितने हो जाएंगे 2O2 O2। तो यहाँ पर ये CH4 है कितनी 12 और 4 16 ग्राम मेथेन और यहाँ जल बन रहा है 36 ग्राम 36 ग्राम सीधा ही दिख रहा है इसकी स्टोइक्योमिति से अभिक्रिया की। तो रिएक्शन में कितना होगा सी ऑप्शन होगा 36 ग्राम। इसके बाद निम्नलिखित में से किस तत्व की आद्य अवस्था में उसके बाह्य कोश में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस तत्व की आद्य अवस्था में सिलिकॉन की आद्य अवस्था में सिलिकॉन की आद्य अवस्था में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3s2 3p2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना तो इसमें कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे। फिर है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाले पीले विकिरण की आवर्ती है। ये होगा ऑप्शन ए 5 into 10 raised to power 14 सेकेंड इनवर्स और ये आवर्ती का फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। सी प्रकाश का वेग है जो कि 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है अपॉन लेमडा वेवलेंथ इसकी दी हुई है 6000 एंगस्ट्रॉम तो 6000 इंटू एंगस्ट्रॉम 10 की पावर 8 मीटर पर मीटर। ये हो गया 6 इंटू 10 की पावर 8 6000 इंटू 10 की पावर मीटर में करने के लिए 10 की पावर 10 मीटर 10 मीटर हुई। और अब क्या हुआ ये 6000 इंटू 10 की पावर 10 मीटर और यहां से हम करें कि C अपॉन लेमडा इक्वल टू हुआ 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 6 गुणा 1 2 3 ये लेंगे तो 10 रेज टू पावर -10 था बेटा ये एंगस्ट्रॉम में तो -7 आ गया यहाँ पर -7 और ये मीटर। और अब ये जो 10 की पावर 7 ऊपर गया तो 10 की पावर -7 ऊपर जाके प्लस का 7 और ये 15 हो गया और 15 हुआ तो कितना हुआ 3/6 गुणा 10 की पावर 15 और ये 0.5 इंटू 10 की पावर 15 और अब क्या हो गया यहाँ से पॉइंट यहाँ लाएंगे तो एक पावर कम हो जाएगी और 10 की पावर 14 आ जाएगा इंटू 5 इंटू 10 की पावर 14 ये रहा। यदि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। यदि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान ये दिए गए हैं अगर ये होते हैं तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और इनके परमाणुिक द्रव्यमान को का योग करेंगे तो 180 आएगा अपने पास 180.162 तो ऑप्शन डी होगा डी इसका आंसर 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी आंसर होगा 180। ओके थैंक यू। हाँ सर।